के सिन्हा सर, मुल्क संभल नहीं रहा, कह रहे हैं इकोनॉमी में भारत को हरा देंगे, तो ये चूरन ही है और क्या है? जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद सर। देखिए, ये जो चूरन पाकिस्तान जिस दिन से बनाया उस दिन से ही बेचता रहा है। आज तक चूरन बेच करके ही उसने अपनी दुकान चलाई है। मैं तो ये मानता हूं, और भारत के सारे लोग ऐसा बहुत बड़ी संख्या ये मानते हैं, पाकिस्तान से कोई भी इस तरह की डिबेट, कंपैरिजन की डिबेट करना ही एक बहुत बड़ी बेईमानी है मेरे लिए भी। क्योंकि ये मानता हूं, हम कहाँ ऑरेंजेस एंड एप्पल का मुकाबला एक दूसरे को हम ये एब्सोल्युटली बेसलेस है। देखिए आज क्या सच्चाई है। $254 बिलियन इनकी टोटल डेट है आज के दिन में, और ये कह रहे थे भारत इससे भी ज्यादा कोई हमारा तो एक भी पैकेजेस जो IMF से कोई भी नहीं हमने लिया है बेल आउट। ये बेल आउट लिए हैं आज तक 25 बेल आउट लिए हैं, वर्ल्ड में सबसे बड़ा बेल आउट है इनका। और ये देखिए, ये 254 पाकिस्तान का जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको पाकिस्तानी रुपीस का 3.5 लाख रुपया वो डेथ कर्जे में फंसा हुआ है। भारत का, क्योंकि आपने पूछा है तो मैं इन फैक्टों के साथ आता हूं। अभी आपने देखा 650 के आसपास हमारा फॉरेन रिजर्व था, वो बढ़कर के 700-800 अभी आगे चला गया है। हम 5th इकोनॉमी से 3rd की तरफ जा रहे हैं। 4th लार्जेस्ट आर्मी, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर ऐसे ही देखा जाता है ना। पाकिस्तान यदि उस मापदंड में आए तो इसका 43rd पोजीशन है, तो हम 5वें से 3रे में जाएंगे। इनका ये है स्लिपेजेस फॉर 43 टू दे विल गो टू 57 और 59 नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये अभी एडिशनल डेट मांग रहे हैं। अभी तकरीबन 10 दिन IMF की टीम रही, उनको कह दिया कि 1.1 बिलियन का जो इनका बेल आउट अनलॉक करना था, उनको कह दिया कि हम नहीं देंगे। ये जा रहे हैं सऊदी अरेबिया के पास कि 2 बिलियन और दे दीजिए, UAE के पास 1 बिलियन, 1.5 बिलियन, चाइना से बोलते हैं 1.5 बिलियन और दे दीजिए। देखिए, इन्होंने पूरी की पूरी CPEC के दौरान, और ये 2015 से शुरू हुआ ना, आप ये नहीं, अभी गोदार के ऊपर में बहुत सारी चीजें शहबाज शरीफ साहब बड़े तारीफ ठोक ठोक के बोल रहे थे कि हमारा सबसे बड़ा सी पोर्ट बन गया। 91% तो चाइना के गिरवी में है, इनका 9% का शेयर है। तो ये जमीनें बेच रहे हैं। इनकी क्या चीज बढ़ी है? अभी एक रिपोर्ट आई है, इवन ईरान और अफगानिस्तान में जो भिखमंगों की संख्या है, जिनकी इनकी ख्वातीनें हैं, वो आप अफगानिस्तान ऐसे देशों में इनके भिखमंगे बढ़ रहे हैं। तो इनसे हम कुछ भी इस तरह की बातें करें, बेईमानी है ये हमारे लिए। अमेरिका कहता है ना, मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक द इंडिया ग्रेट अगेन, और ये जो चीजें बात होती है वहां की धरती से अच्छी है। चाइना हमें कहता है, चाइना के यदि आपने उसकी रियलाइजेशन अभी हुई ना जाकर के, वांगी का आपने रिपोर्ट सुना, उन्होंने एक पहली बार ये कहा है, जब ये रीसेट हुआ है उसके बाद उनका बयान है, कल का बयान है। वो कहते हैं कि वी नाउ रियलाइज दैट इंडिया इज नॉट ओनली थर्ड, दे इवन कैन सरपास चाइना। ये वांगी साहब का है। और अमेरिका भी इस तरह से टैसिट, क्योंकि ये देखिए पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी, दीज आर हार्ड कंपेयरिंग फैक्ट्स। अब आप बताएं, इसके 2 टुकड़े हो चुके हैं भैया। वो टुकड़े माने हम जब कहते हैं हमारी वेस्टर्न फ्रंट में, पहले तो इनका 2 टुकड़ा हुआ ही था जो बांग्लादेश बन गया। इसके अलावा जो आपने बलूचिस्तान की बात की, फजलुर रहमान नहीं कह रहे हैं, आउट ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट 5 मोर और लेस दे हैव डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। जी, वो POK टूटने वाला है, उधर से खैबर पख्तूनख्वा। देखिए बात इसकी है कि मैं इनको बहस तू मैं करूं। अभी मैं सुन रहा सर ये था हमायूं साहब का। सिन्हा सर, ये कंपैरिजन देखिए, आपने कहा कि भाई कंपैरिजन नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कंपैरिजन। मैं सिन्हा सर, क्योंकि बोलते नहीं आप पाकिस्तानी हैं। सिन्हा सर, मैं कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हूं। अमेरिका में था, मैं कह रहा हूं कि वहां पर भारतीय जो आर्मी लेड सरकार है, सिन्हा सर मेरी आवाज आ रही है आपको? पाकिस्तान जी कहते हैं। ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं है जी, कि जहां की अनसर्टेनिटी होती है कि कोई भी आकर के वो एक। सिन्हा सर आपको आवाज आ रही है मेरी? कोई खिलाड़ी अफगानिस्तान की टीम इनको हरा जाती है कभी कभी। ये क्रिकेट का मैच नहीं है, ये मैच मैं ये सिन्हा सर फैक्ट्स के ऊपर में, जी, बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर। अब मैं ये कह रहा हूं, ये जो है कंपैरिजन वाली डिबेट नहीं है,
ये डिबेट ये है कि भाई आपके अंदरूनी हालातों से डिविएट करने के लिए आपने कहा कि आप हिंदुस्तान की इकोनॉमी को पीछे कर देंगे या हरा देंगे। दिस इज द डिबेट। कंपैरिजन की बात तो मैं खुद नहीं कर रहा। अब भारत चाइना से कंपैरिजन, भारत अमेरिका से अपनी इकोनॉमी का कंपैरिजन करे तो क्या वो वाजे होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो अभी अभी के हालातों में मुमकिन नहीं है। उसके लिए बहुत लंबा स्ट्रगल है, संघर्ष है, बहुत लंबी लड़ाई अभी एक। वही चीज मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर जो मेन टॉपिक है उससे डाइवर्ट करने के लिए हिंदुस्तान का नाम लिया जा रहा है। मेजर यासिर जाजुआ जी के पास जा रहा हूं मैं, इसके बाद मैं कर्नल दिनेश नैन और अमजद अयूब मिर्जा आपके पास आ रहा हूं। क्या मेन टॉपिक से डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की डिबेट छेड़ी जा रही है पाकिस्तान के अंदर? हेलो जी मेजर साहब बताएं। जनाब देखें जी, पहली तो बात यह है कि आपने इतना पूरा एक प्रोग्राम किया उस ऐसी तकरीर के ऊपर शहबाज शरीफ की, जो कि एक सियासी तकरीर तो है ही है। शहबाज शरीफ आज तक हमेशा, चाहे वो हिंदुस्तान के बारे में हो जी, चाहे वो इंटरनल पॉलिटिक्स हो, वो इस तरह की बड़कें मारते रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने मतलब आप ये कह रहे हैं मीनारे कि आपके प्रधानमंत्री को कोई सीरियसली नहीं लेता है? तो वो किसके प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री वो पता नहीं, वो वहां पे जो चंद लोग बैठे हैं उनके हैं। अवाम तो सारी इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, वोट तो अच्छा, इमरान खान ने दिया। तो इसलिए हम तो सीरियस ले नहीं रहे हैं। पता नहीं आपके पास प्राइम टाइम में इतना फालतू वक्त है कि आप इतना एक ऐसे इशू पे बात कर रहे हैं। दूसरी बात, चलें ये प्रधानमंत्री को भी छोड़ दें आप, अब अगली बात करते हैं। और ये फैक्ट है, जो रियलिटी है, रियलिटी ये है कि इंडिया का साइज पॉपुलेशन में पाकिस्तान से 11 गुना बड़ा है, इकोनॉमी का साइज भी बहुत बड़ा है। तो कोई बेवकूफ़ ही होगा कि जो पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करे। अगर प्रधानमंत्री पाकिस्तान का कर रहा है तो मैंने आपको जवाब दे दिया है। मुझे जिसने गोली मारनी है मार दे, मैं सच बोलता हूँ। ये तो बेवकूफ़ाना कंपैरिजन है, पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमी का कंपैरिजन करना। को काफिया रदीफ ही नहीं मिलता है दोनों का। Janjua साहब, very much. को काफिया You are को काफिया absolutely a, good soldier. I can say that. काफिया रदीफ ही को नहीं मिलता है भाई ना पाकिस्तान। हम अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, अच्छी लड़ रहे हैं, बुरी लड़ रहे हैं, आप उस पर डिबेट कर रहे हैं। कौन बेवकूफ पागल है जो कि बैठ के इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी का कंपैरिजन करेगा? आपके वजीर आजम साहब, उन्होंने शायद गोली नहीं खाई आज, इसलिए वो बोल गए, जो 5 तारीख को जो बोल गए बात, और वो वो पीट रहे थे, टेबल पीट रहे थे, उसमें आप बोल रहे हैं तो हिंदुस्तान, तो शायद उन्होंने गोली खाना। ये पाकिस्तान के अंदर डिबेट चल रहा है साहब। भाईजान कोई डिबेट नहीं चल रहा है सर, कोई डिबेट नहीं चल रहा है पाकिस्तान ये के तो अंदर। मैं देख रहा हूँ, पूरी डिबेटें चल रही हैं। मुझे भी, मैं सिन्हा सर एक बार बात पूरी कर लेते हैं, मेजर साहब की बात पूरी हो जाए, फिर मैं आता हूं आपके सामने। जी, फिर मैं आता हूं आपके पास। मेजर साहब, जो एक झगड़ा पिछले 1 साल से चल रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वाला, कि जो हमारे इमरान खान साहब की पार्टी के इन्होंने फॉर्म 47 के जरिए मैंडेट को चुराया, वो मैंडेट असली मिला हुआ था तो इस किस्म के कार्टून हमारे मुल्क के वजीर आजम ना होते। मैं तो नहीं मानता हूँ इसको, मुझे जिसने फांसी देनी है दे दे, आई डोंट गिव अ डैम। लेकिन इस किस्म की बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट्स, और मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा, इसने ये नाम चेंज करने की ड्रामेबाजी मीनार पाकिस्तान के साए में बैठ के 2013 के इलेक्शन से पहले ये जनाब वहाँ पे इसने दफ्तर लगा लिए थे और इसने कहा था हम बिजली बचाएंगे, ये ड्रामेबाजी और मेरा नाम तब्दील कर देना, और ये माइक फेंकने का मास्टर है। हम तो इसको सीरियस लेते नहीं, आप ले रहे हैं सीरियस, तो क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं? प्राइम टाइम पे इसको डिस्कस करें। हाँ, कोई इशू है, कोई और है तो वो बात करें, उस पर बात की जा सकती है। इसकी तकरीर के ऊपर इतना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, मुझे तो आपकी सेहत पे हैरानी हो रही है, आपकी ज़हनी सेहत पे, माजरत के साथ। मैंने अपनी बात कर दी, अब आपने सवाल जी कर्नल दिनेश नैन के पास जाऊं, इस पहले शमी जी का एक रिएक्शन चाहेंगे। इकबाल शमी जी आपका रिएक्शन, उसके बाद दिनेश नैन अमजद अयूब मिर्जा आपके पास आ रहे हैं। जी नहीं, वो जो बात कर रहे हैं जिस हद तक, मैंने तो सबसे पहले यही बात कही, सियासतदान ये तकरीरें करते हैं, हर सियासतदान करता है, आपके सियासतदान हमसे बहुत बढ़ बढ़ कर करते हैं, ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। आपने, उन्होंने ये बड़ी अच्छी आपको कहा कि ये तो मुझे वो दिमागी सेहत नजर नहीं आती जो इस टॉपिक के ऊपर इस तरह की बात को ऊपर एक पूरा प्रोग्राम कर दें प्राइम टाइम के अंदर। तो मैं भी इस बात को समझता हूँ कि ये कोई ऐसा कोई डिबेटेबल पॉइंट ही नहीं था जिसके ऊपर किया जाए। सियासी तकरीर है, सियासी जलसों में से बढ़ बढ़ के बातें की जाती हैं। लेकिन मैंने आपको जो बताया, बात यह है कि इकोनॉमी का साइज की बात जो नहीं हो सकती,
वो तो मैंने कहा कि वो नहीं है, लेकिन अरे पर भाई कैपिटा साहब, की मैंने मेजर बात साहब की कह रहे हैं ये भी। कि मेजर साहब कह रहे हैं उस आदमी को कोई सीरियसली नहीं लेता। इमरान और खान नहीं, को नहीं, बाहर ये करना चाहिए आप वो लोगों को। इमरान खान को वो भी प्रधानमंत्री ये भी बनाना चाहिए, जो पाकिस्तान के विजन के बारे में सोचते थे कम से कम। वो ठीक है, ये भी उनको तो जेल में और ये डाला भी हुआ एक आप लोगों ने। सियासत है ना, सियासत है ना, सियासत हर पार्टी का अपना अपना नहीं, व्यू होता है। सियासत में तो कोई वो जेल में थोड़ी डाल मुझे देता है सियासत 1000 से केस लगा लेना के। देना। मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, जी, मैं बात कर रहा हूँ रियलिटी की कि आज मैं से भी 20 साल रियलिटी की पहले बात कर रहा हूं। हमारी जीडीपी पर कैपिटा आपसे ज्यादा थी, मैंने ये बात करी थी। और बाकी 1947 से हमारी जीडीपी आपसे, हमारा करेंसी आपसे बेहतर हुआ करती थी। ये ठीक है, 15-20 साल में हमारा ये हालात हुआ है, 20 साल के अंदर। तो मैंने तो ये बात की है, लेकिन हम इंशाल्लाह अगर गुड गवर्नेंस हो, थोड़ा सा बेहतरी हो, तो पाकिस्तान जो दोबारा आपकी पर कैपिटा को बीट कर सकता है। और आपकी पर कैपिटा की मैंने बताया कि यूरोप का जो सबसे कमजोर मुल्क है, यूरोप का सबसे गरीब मुल्क से भी आपकी जीडीपी, आपकी पर कैपिटा का कम है। अगर आप कहें तो मैं आपको फिगरें दे देता हूँ। तो इसलिए ये पे को अतराए ना आप लोग, आपकी को पता नहीं सर आप आपने कितनी 1960 बड़ी तक बड़ी 1960 अचीवमेंट तक की पर है। कैपिटा इनकम के मामले में $1 आगे थे, लगभग $1, वो भी पूरा $1 नहीं था। 82.2 पर हम थे, आप 83.3 पर 33 पर थे। आप कहां आज की बात कर रहे हैं? आज की बात में तस्वीर बहुत जुदा है। और आप अभी भी शहबाज मैं शरीफ को आज की डिफेंड बात करने की नहीं कोशिश कर कर रहे रहा, हैं। कर्नल मैंने दिनेश कहा मैंने 20 आपको साल कुछ कहना चाह रहे हैं। दर्शकों का भी टाइम जाया कर जी, रहे हैं। लिया करें पूरी तरह बिल्कुल बात सुन लिया करें मेरी। जी, जल्दी पूरी करें ना आप, जल्दी हमारी पूरी सुनने करें वाली प्लीज थी, प्लीज। सुने हाँ भाई। शमी साहब बात सुन ली, आपकी पूरी बात सुन ली, नहीं, समझ मैंने भी कहा लिया। समझ भी लिया करें, लेकिन जो मैंने अभी कहा आप होता उसको समझ भी लिया थोड़ा करें, सा अंडरस्टैंड कर लिया करें। थोड़ा सा चुप हो जाए, शिष्टाचार बोलता है, चुप हो जाए। मैं पहले तो थैंक यू करना चाहूंगा मेजर जजुआ का। कम से कम एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि एवरीथिंग इज नॉट वेल इन पाकिस्तान आर्मी। आज की तारीख में फैज हमीद के ऊपर जो पकड़ा हुआ फैज हमीद को और जो जेल में डाला हुआ इमरान खान को, तो मेजर जजुआ ने एक चीज तो क्लियर कर दी कि देयर इज ए फैक्शन ऑफ आर्मी ऑफिसर्स का भी, सब जगह का, हर जगह, which is supporting इमरान खान and they want a proper type of government to come। वो नहीं चाहते कि ये जो सिलेक्टेड लोगों को बुठा के, जो गवर्नमेंट नाम की चीज ही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं कहा नहीं जजुआ सर, वो साहब। नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आ जाएं। ऐसे मुद्दों पर, महंगाई, बेरोजगारी, बाकी मुद्दों पर इमरान खान बात करते हैं। और अगर इमरान खान बाहर आए तो फिर इनकी कुर्सी हिलेगी, सेना को दिक्कत होगी। इसलिए इन मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए कह रहे हैं हिंदुस्तान को हरा देंगे, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को हरा देंगे। क्या कंपैरिजन हिंदुस्तान पाकिस्तान की इकोनॉमी का, मुझे बताइए जरा। देखिए विवेक, एक चीज बहुत सीरियस हो रही है पाकिस्तान के अंदर। जी, धीरे धीरे मुनीर साहब, जनरल मुनीर जो है ना, चाहे इनकी जो जुडिशरी है उसको दबाना, चाहे इनकी पत्रकारिता है उसको दबाना, सोशल मीडिया को दबाना, धीरे धीरे एक तरीके से मार्शल लॉ की तरफ कदम उठाया जा रहा है। अब याद करो उस टाइम को, अगर आपको याद हो विवेक, कि जब जियाउल हक, तो किसी ने जियाउल हक से कहा था भाई कब्र तो एक ही है, आप अंदर जाओगे या भुट्टो जाएगा। तो लाजिम सी बात है भुट्टो गया। आज वही सिचुएशन है, कब्र एक है, मुनीर जाएगा या इमरान खान, दोनों में से एक की चॉइस होनी है। लेकिन जो शमी साहब बैठे हैं हमारे पास में, वो सिर्फ मीठी मीठी लीपापोती वाली बातें करेंगे, अपने देश के अंदर नहीं झांकेंगे। देखिए इस देश में दो इकोनॉमी चल रही है शमी साहब, अब सुनिएगा प्लीज ध्यान से। आपके यहां सबसे ज्यादा डोमिनेशन है ब्लैक इकोनॉमी का। ब्लैक इकोनॉमी क्या है? जो आपके बैंकों में नहीं आ रही, और ये किसके पास है? ये है आपकी आर्मी के पास, ये है आपके सियासतदानों के पास। और इन्हीं लोगों में से ये बढेरा का जो ग्रुप है, इन्हीं लोगों के अंदर से आपको पॉलिटिशियन मिलेंगे, इन्हीं लोगों के अंदर से आपको सेना अध्यक्ष मिलेंगे, इन्हीं लोगों के अंदर से आपको क्रीम मिलेगी। और ये कर क्या रहे हैं? ये पाकिस्तान के नाम पे कर्ज ले लेकर के अपने रिटायरमेंट के बाद का जो टाइम है ना, उसकी पूरी तैयारी करते हैं। रही बात आवाम की, आवाम तो बेचारी 72 हुरों के चक्कर में जीना नहीं चाहती, मरना चाहती है। उनको ऐसा दिमाग घुमा दिया कि मरोगे तो 72 हुरे मिलेंगी, क्या मिलेगा भगवान जाने, कोड़े मिलेंगे या हुरे मिलेंगी। लेकिन आज की तारीख में एक आमूमन आदमी पाकिस्तान का है, इट इज रियली, विवेक में बताऊं आपको, ये बहुत मतलब दया आती है। वो सिर्फ उन 72 हुरों के चक्कर में जीना भूल गया, भुखमरी, रोटी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं, सब चीज तबाह, सब बाहर भागने के चक्कर में है। और पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो ब्लैक इकोनॉमी है, वो सेना कभी
फौजी फाउंडेशन के नाम से जी सीमेंट फैक्ट्री से लेकर के जमीनों तक को जो इन्होंने कब्जाया है। ये जंजुआ साहब, आई एम वेरी श्योर मेजर जंजुआ विल बी एन अपराइट ऑफिसर टू से दिस। इस पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी को जी। ब्लैक इकोनॉमी बना दिया इन लोगों कर्नल ने। साहब एक चीज थोड़ा सा मैं डिविएट इस पर है, डिविएशन है मेरा, कि पूरी पाकिस्तान की आवाम ऐसी नहीं है। वहां पर कुछ लोग जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो इसको खराब कर रहे हैं, वो इसको बर्बाद कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान का इकबाल दोनों कायम कर सकते हैं, लेकिन वहां की जो इदारे हैं वो उनको आगे नहीं आने देंगे। अभी आप देखिए, जो यूट्यूबर्स कंपैरिजन करते थे, कहते थे कि भाई ये इकोनॉमी में आप पिछड़ रहे हैं, इसको ठीक कर लीजिए, आप फलाने में पिछड़ रहे हैं, आप स्पेस प्रोग्राम में पिछड़ रहे हैं, आप इसको ठीक कर लीजिए, सारों को सारों एक साथ उठा लिया। अब उनको वीडियो करना मुश्किल, उनके पासवर्ड ले लिए, उनके लैपटॉप ले लिए। तो माइंडसेट का इशू है सर, मुझे लगता है मेन चैलेंज यहां पर है। कर्नल दिनेश ने, उसके बाद हमजा दाऊद मिर्जा आपके पास, और उसके बाद मेजर यासिर जो आपके पास, फिर सिन्हा सर के पास। विवेक, मेरा एक लास्ट पॉइंट ये है, जी सर, एक जो एस्टेब्लिशमेंट है जिसके अंदर सेना भी है, इनके ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इनके पॉलिटिशियंस भी हैं, ये एक वढेरों का ग्रुप है। और एक टाइम पे किसी ने कहा था नवाज शरीफ को कि ग्रेटर पंजाब को पाकिस्तान मानते हो क्या? तो ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में देखिए सिंध, उसके अंदर आज भी, कल डेरा इस्माइल खान के अंदर पूरा बहुत हजारों लोगों ने वहां पे जो है जलसा निकाला एक हाजी को बचाने के चक्कर में। आपको बलूचिस्तान की हालत मालूम है, आपको वजीरिस्तान की हालत मालूम है, खैबर पख्तूनख्वा की मालूम है, आपको पीओके की मालूम है। सिर्फ एक पंजाब है जिसको आप कह सकते हो कि वो पाकिस्तान है, बाकी पाकिस्तान नहीं है। विवेक, मैं इस पर जांजवा सर का जवाब लूं, इसके पहले मैं हमजा दाऊद मिर्जा के पास आ रहा हूं। हमजा दाऊद मिर्जा, क्यों ऐसा कहा जा रहा पाकिस्तान में कि भाई इकोनॉमी को पीछे कर देंगे? क्या पाकिस्तान के हालात वैसे हैं आज की तारीख में? मिर्जा साहब देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी भी ठीक नहीं हो सकती। ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट तो लगती है, लेकिन ये बेस्ड ऑन ग्राउंड फैक्ट्स है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन हमें चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान एक पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री हो, जो कि वो नहीं है। दूसरा ये कि पाकिस्तान कायम रहे, यानी ये मुल्क जो है ये एक जगह पे रहे, इकट्ठा रहे। वो भी हमें नजर नहीं आ रहा, पाकिस्तान टूटता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह से 1980 की दहाई में या शुरू लेट 1980s में कम्युनिस्ट और लेफ्ट वाले कहते थे कि ओ नहीं, सोवियत यूनियन नहीं टूट सकता, ये है वो है। 1990 में वो बिखर गया, तो उसके बाद वो अपने बिलों में वापस चले गए। तो इसी तरह ये लोग जो कहते हैं पाकिस्तान कलमे के नाम पे कायम हुआ और इस्लामी मुल्क के नाम पे और ये और वो, ये भी पाकिस्तान टूटेगा तो अपने अपने बिलों में वापस चले जाएंगे। तो अब मसला ये है कि एक पाकिस्तान के वजीर आज़म ने जो बात की है, ये बात उन्होंने जो की है, इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान के वजीर आज़म का ऊपर वाला खाना खाली है। और उसके लिए मैं दो मिसालें आपको देता हूँ। एक तो ये देता हूँ कि ये इस किस्म की बात इन्होंने प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के बारे में भी की थी कि मैं सड़कों पे इसको घसीटूंगा और पेट फाड़ के 200 अरब रुपया जो बाहर पड़ा है स्विस बैंकों में, इसका वो लेके आऊंगा, और मैंने ना किया तो तुम मेरा ये कर देना और मेरा नाम बदल देना। तो इसका नाम शहबाज शरीफ नहीं, शराब शरीफ होना चाहिए। मुझे लगता है ये 2 घूंट रम के लगा के मिर्जा साहब, एक तो इस एल्कोहलिज्म की बातें टीवी पर नहीं करनी चाहिए और हम इसे ना करते हैं और ना ही प्रमोट करते हैं। मैं इस बारे में आपसे इत्तेफाक नहीं रखता, पहली बात। दूसरी बात ये कि इमरान खान को लेकर जो फियर सता रहा है, क्योंकि इमरान खान ने जिस तरह से वहां के इदारों को लेकर, वहां पर आर्मी को लेकर, वहां आईएसआई को लेकर खुलकर बोला, और अब जो हालात बन रहे हैं उसमें इमरान खान मजबूत हो रहे हैं। तो अंदरूनी हालात, अंदरूनी चैलेंजेस सिर्फ टीटीपी, बीएलए और तालिबान नहीं है। शहबाज शरीफ के लिए आज की तारीख में चैलेंज इमरान खान भी बन गए नहीं, इसी चीज से डिविएट करने के लिए। और इमरान खान ने जिस तरह से खुलकर बातचीत की सेना और वहां के आईएसआई के बारे में, वो तकरीरें तो सारी यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। तो आज के सामने चैलेंज तो वो भी है ना सर मिर्जा साहब? बिल्कुल, इमरान खान एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इमरान खान भी एक नालायक शख्स है।
इसको मौका मिला था, इसने वो सारा टाइम जो है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को के पीछे लगा दिया, बजाय अपनी इकॉनमी पे कोई तवज्जो देता। ये कहता था कि अगर मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, अगर मैं उससे बेहतर है कि मैं अगर जाना पड़ा तो अपने को फांसी लगा लूंगा। 25 जुलाई को इलेक्शन जीतता है, 26 जुलाई को इसका वजीर खजाना जो है असद, वो कहता है कि हम IMF के पास जाने के बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं। पाकिस्तान के पास क़यादत का फुकदान है, वहां लीडरशिप का क्राइसिस है, वहां लीडरशिप नहीं है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान को किसी सही सिमत में ले जाए। वो शख्स भी तो हर दफा तकरीर शुरू करने से पहले आधा घंटा तो वो कुरान शरीफ और हजरत मोहम्मद की मिसालें ठीक है, मैं इस पर मेजर यासिर जानवा का जवाब देता हूं ऐसे आदमी से जी। और इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि वो तालिबान है जिसके अंदर दाढ़ी है। तो आई एम नॉट कन्विंस्ड अबाउट एनी पाकिस्तानी लीडर। This country is going downhill and soon we will see the end of this evil part of the world. नहीं, हालात तो पहले ज्यादा अच्छे नजर आ रहे थे। मेजर यासिर जानवा इस पर जवाब चाहेंगे आपका, उसके बाद मैं के सिन्हा सर आपके पास आ रहा हूं। मेजर साहब आप मुझसे बात कर रहे हैं? मेजर यासिर जानवा बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूं। मेरा हाथ लग गया था शायद, तो मेरा म्यूट हो गया था माइक। जी बताएं। बात ये है जी कि ये जो आपने कश्मीरी भाई साहब बुलाए हुए हैं मिर्जा साहब, जाहिर है उनका स्टांस तो कश्मीरियों के स्टांस से मुताबिकत नहीं रखता, और वो किसके पेरोल पे हैं और किसकी आवाज़ बोल रहे हैं ये पूरा इंडिया भी सुन रहा है और पाकिस्तानी और कश्मीरी भी सुन रहे हैं। तो मैं इनकी बात को तो कोई वैल्यू और वेटेज नहीं देता हूँ। जहाँ तक रह गई बात पाकिस्तान टूटने की, तो मिर्ज़ा साहब पाकिस्तान आप जैसे टट्टू क्या तोड़ेंगे। 1947 से भारत कोशिश कर रहा है, हमने बज़ोरे बाजू कश्मीर का वो हिस्सा लेके दुनिया को प्रूव कर दिया। आप रोज़ तोड़ते हैं प्रोग्राम में बैठ के पाकिस्तान, और रोज़ उठ के जाते हैं, सो जाते हैं और अगले दिन वापस आ जाते हैं। जहाँ तक रह गई इकॉनमी की बात, हाँ, मिसमैनेजमेंट, करप्शन जिसका नतीजा आज पाकिस्तान की इकॉनमी देख रही है, वो बिल्कुल है। जूते पड़ने चाहिए इन हुक्मरानों को। लेकिन ये वही पाकिस्तान था जो 1960 और 70 की दिहाई में दुनिया को पैसे उधार भी दे रहा था। और ये भी एक चूरन है जो इमरान खान आप जब बोल रहे थे मैं बोला नहीं, आप जब बोल रहे थे मैं बोला एक एक करके मिर्जा साहब एक एक करके प्लीज। वो बात सही कह रहे हैं कि वो जब बोल रहे थे तो आप जब बोल रहे थे तो वो सुन रहे थे, उनका जवाब ले लेते हैं जी। हौसला करें, सुनने का हौसला रखें। मैं और आप यहाँ पे कोई जंग लड़ने नहीं आए हुए हैं जो जीत के जाएंगे। आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसे करके बैठे हुए हैं आप में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है जी। एक करके सिक्योर फील कर रहे हैं ऐसे बैठे हुए। मैं बॉडी लैंग्वेज आपकी बता रही है। मैं आपकी मेरी बात सुनो एक मिनट, उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा, आप बोलते रहना। विवेक, इनको बोल लेने दें, इनको बहुत बातें करनी आती हैं। लेट हिम स्पीक। I'll mute myself। एक करके अमजद मिर्जा जी, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आपको लेता हूं। तमीज कहीं से सीखी नहीं है मिर्जा जी, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आपको लेता हूं। तमीज कहीं से सीखी नहीं है। एक करके प्लीज, और पर्सनल अटैक नहीं प्लीज। थैंक यू। पर्सनल अटैक नहीं। यासिर जानवा और के सिन्हा सर स्क्रीन पे प्लीज। यासिर जानवा, तमीज कहीं से सीखी नहीं है। कॉन्फिडेंस तो तुम्हारा निकाल दूं ऐसे, तुम्हारे जैसे टट्टू थर्ड ट्रेड किस्म के लोग। सर प्लीज सर, personal attack, please. Then tell him. Then Vivek, tell him. No, please, no personal attack, please. No personal attack. Amjad Mirza ji, please, no personal attack. Major Yasir Janjua और के सिन्हा स्क्रीन पे प्लीज। थैंक यू। PCR यासिर जानवा जी, बात पूरी कीजिए। तमीज सिखाइए। अब अपनी मैंने बोल दिया, आप दोनों को बोल दिया, अब अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। थैंक यू जी। अब बात यह है, पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त डायर स्ट्रेट्स में है। देयर आर नो टू थॉट्स अबाउट इट। कोई यहाँ पे बैठ के कहेगा कि वो नहीं है तो वो बेवकूफ़ आदमी है, वो गलत बात कर रहा है। यस, वी आर पासिंग थ्रू एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टाइम एंड ऑल बिकॉज ऑफ दीज स्टूपिड लीडर्स, दीज पॉलिटिशियंस, दोज हु हैव ब्रॉट दिस कंट्री टू दिस पॉइंट। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है जी। अब करना क्या है या होगा क्या? पाकिस्तानियों ने करना है ना, बैठ के अवाम ने करना है, सही लीडर चुनने हैं और वो सही लीडर आएँ और वो काम करें। लेकिन ये बैठ के चूरन बेचना, ये हम पिछले 76-77 साल से सुन रहे हैं। कोशिश कर लें जिसने करनी है, मैं किसी मुल्क का, किसी पार्टी का या किसी आदमी का नाम, जिसने कोशिश करनी है
अपने तय कर लें कोशिश। पाकिस्तान तोड़ने की बड़ी कोशिशें की हैं, आप फिर भी करते रहेंगे, रोज प्रोग्राम करेंगे, इसमें कोई सदाकत नहीं है। करना चाहें तो आप अपनी ये बातें सारा दिन करते रहें। हाँ, हमने जो काम करने हैं अपना घर सुधारने के लिए, अब आपने बीच में किसी पैनलिस्ट ने या आपने कहा फौजी फाउंडेशन और सीमेंट प्लांट्स और ये वो, तो भाई साहब आपको अगर यहाँ बैठ के, यहाँ पे आपके इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं, वो भी आपको बता देंगे कि एक सिविलियन का रिटायरमेंट की एज, ये बात समझ लें ताकि दोबारा इस मौजू पे बराए मेहरबानी बात ना कीजिएगा, ताकि आप थोड़ी सी एनलाइटनमेंट हो जाए आपको। एक सिविलियन जो नौकरी करने के लिए आता है पब्लिक लाइफ में, सिविल सर्विस में, वो 60 साल की उम्र तक नौकरी कर सकता है, करता रहता है। 60 साल की उम्र के बाद जाके उसको मिलती है पेंशन। अनलाइक सिविल एंड माय मिलिट्री कोलीग्स हियर, जो कि यहाँ बैठे हुए पैनलिस्ट सेकंड करेंगे, कि आर्मी में एक आदमी खास तौर पे फॉर एग्जांपल जवान सिपाही 38 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, हवलदार 40-42 में रिटायर हो जाता है, इसी तरह थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते जाएं। 50 साल कोई नहीं क्रॉस करता। आर्मी ऑफिसर्स इसी तरह, मेजर जो है वो 43 इयर्स की उम्र में रिटायर हो जाता है। अब 43 साल की उम्र वो उम्र है। जी मैं आ रहा हूं सर, विवेक साहब, सिन्हा सर मैं आ रहा हूं, की बात बस पूरी होने वाली है, मैं आ रहा हूं आपके मैं पास। शॉर्ट बात कर लेता हूं, आप फिर बिल्कुल जवाब दीजिएगा। आपका अपना जी। पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसको मैं आपको आज ये नहीं करूंगा कि नहीं जी या मैं आप एक जीत, मैं पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं अपना, नहीं पसंद आता ना पसंद आए। सो पॉइंट ये है कि ये वेलफेयर के काम, ये इवन अमेरिका में भी होते हैं, हर जगह पे वेलफेयर के काम होते हैं। हमने ये जो प्लांट्स लगाए, देखिए खूबसूरती ये है कि जो फौजी फर्टिलाइजर या फौजी फाउंडेशन या सीमेंट प्लांट्स की आप बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की सबसे बेस्ट रन और सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनियां हैं। इसका मतलब है देयर इज समथिंग गोइंग ऑन करेक्टली। उससे होता क्या है, उन वेलफेयर मेजर्स से फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल्स चलते हैं, फौजी फाउंडेशन स्कूल्स चलते हैं, उनमें बच्चे पढ़ते हैं साहबका फौजियों के, जिनको फीस नहीं देनी पड़ती है या बहुत कम फीस देनी पड़ती है। और इन वेंचर्स के अंदर रिटायर्ड फौजीज री एम्प्लॉय होते हैं, जो कि 40 और 42 और 43 साल की उम्र में रिटायर होकर बेचारे घर चले गए होते हैं एट द पीक ऑफ देयर यूथ, जब उनके बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में जाना होता है, उनके बच्चों की शादियां होनी होती हैं। ये एक मेंटालिटी और एक कॉन्सेप्ट है इस सारे के पीछे। वेलफेयर जो आपके मुल्क के लिए जान देना चाहते हैं, जो अच्छा शुहदा के लिए फौजी फाउंडेशन सबसे ज्यादा काम करती है, सारे शुहदा की वेलफेयर करती है, उनको प्लॉट दिए जाते हैं, घर दिए जाते हैं। अब आप इस पे बहस करना चाहते हैं, प्रोग्राम करना चाहते हैं, आपका राइट है, मैंने आपको फैक्चुअल पोजीशन बता दी है। ठीक है, अब आप सिन्हा सर आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या सिन्हा सर? हाँ ठीक है, मेजर साहब के बात मैंने सुना। जंजुआ साहब, ऐसा लगता है कि फौजी फाउंडेशन के शायद ये भी हिस्सा रहे। मैं पहले क्योंकि नहीं, मैं नहीं रहा हूं जी, मैं नहीं रहा हूं, आई हैव नॉट। अच्छा सुने साहब मेजर साहब, आपके फर्स्ट सेगमेंट में तो आपने बहुत बात की कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि इकोनॉमिकली वी आर नो वे, बट बात उसकी नहीं है विवेक। बात ये है आज, और जो एक बहुत अयूब साहब एक बहुत बड़ी बात कर रहे थे कि इज अ प्रॉब्लम ऑफ लीडरशिप अप टिल नाउ। देखिए, इन्होंने जो मेजर साहब ने लगाई है, इल्जाम लगाया है कि 75 साल से शायद भारत ट्राई कर रहा है कि ब्रेक कर दे। यदि आपको मैं याद दिलाऊं, इनके जो कायदे आजम साहब थे, जिन्ना साहब, उन्होंने जो टू नेशन थ्योरी लेकर गए जो हमारे पार्टीशन के समय, और सबसे बड़ा दान था वो जो ब्रिटिशर्स थे जो उन्होंने ये पार्टीशन किया और चाहते थे कि ये दो भाई अपने ही लोग हैं या आपस में कट के मरे और लड़ाइयां लड़ते रहे, और वो उसका है तो यही ग्राउंड रियलिटी। टू नेशन थ्योरी हैज नेवर वर्क, चाहे वो आप कहीं भी देखेंगे, वेस्ट एशिया में देख लीजिए या कोरिया में देख लीजिए, उसी तरह भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या। देखिए, जब हुआ तो क्या एक प्रमाइस था जो इन्होंने बेचा। उस समय भी चूरन, आप बात कर रहे थे, चूरन बेचा। तो इनके कायदे आज़म ने एक चूरन ये बेचा था ब्रिटिशर्स को, क्योंकि वो कह रहे थे कि वी आर प्रोग्रेसिव, वो टाई शाई लगा के रहते थे, और हमारे जो थे लोग बेचारे गांधी साहब वो डंडे उंडे लेके चलते थे। तो उन्होंने कहा कि दे कांट सर्वाइव। और ये देखिए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था इंडिया विल नॉट सर्वाइव मोर देन 5 इयर्स, और इन्होंने यही बात कहा था। और वो चाहते थे उस समय, एक स्ट्रैटेजिक ये है कि इंडिया विल नॉट सर्वाइव, बट इंडिया ने उस समय मोर देन 90 करोड़ इनको एक गांधी ने इनको पैसा दिया था, यानी ऑफर नहीं दिया था, पैसा टू सस्टेन। ये कहते हैं ना पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन की इनको दर्जा दे दिया कि आपसे हम पैसा लेंगे ही नहीं, जो हमारी ट्रेडिंग होती थी हम इनको करेंगे ही नहीं। हर एक समय
पर इन्होंने क्या किया, वो जो 47 48 में कश्मीर हड़प लेंगे, कश्मीर हमारा है, पूरा पानी ले लेंगे, मैं वो डिबेट में आज नहीं पढ़ना चाहता। मैं ये आता हूं उस समय से। देखिए, ये शहबाज शरीफ पहले आदमी नहीं है, इसके पहले जितने भी इनके डिक्टेटर्स हुए, और मेजर साहब शायद उसी के मिलते हैं कि पाकिस्तान में तो ज्यादा समय इनका ही राज्य चला है ना। और मैं आऊंगा, यदि समय होगा तो 5 मिनट जरूर दीजिएगा फौजी फाउंडेशन के बारे में बताऊं। विश्व में कहीं नहीं है। ये कहेंगे कि मैं फौजी हूं, मैं भी फौजी हूं, कोई हम फौजी फाउंडेशन का हिस्सा नहीं है। $100 बिलियन की इनकी इकोनॉमी है फौजी फाउंडेशन की। पाकिस्तान के अंदर में जो इनको पैसा मिलता है वो जल्दी पूरा कीजिएगा सर, मैं शमी साहब से इसका जवाब ले लूं। कोविड के बाद तब भी ये अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं। इनकी फौजियों को कोई प्रॉब्लम। देखिए, $254 बिलियन की जो इनकी डेट है, जिसमें चाइना का अभी ना 67 बिलियन का हो चुका है। उसमें पापा पिज्जा का नाम आपने सुना होगा, वहां पे भी एक लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा साहब होते थे। ये बाजवा नहीं, जो चीफ हैं, जो कि कर करके, और ये 2015 से चला है। ये जो आज के दिन में $4 बिलियन जी, शामी साहब इसका जवाब दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। ट्रैप में फंस चुके हैं ये। सिर्फ आर्मी के ऑफिसर्स और राजनेता ही सरवाइव कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। पैसा सिर्फ यही 2 तबके के लोग कमा सकते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान की इकोनॉमी कहीं नहीं है। इस सवाल का जवाब शमी जी, उसके बाद में कर्नल दिनेश नैन सर के पास आ रहा हूं। जी, अब बात यह है कि बात चली थी नवाज शरीफ की, एक शहबाज शरीफ की एक सियासी तकरीर से, जो सियासी है, जिसको पाकिस्तान में किसी ने कोई ज्यादा अहमियत ही नहीं दी। इसके ऊपर प्रोग्राम हो रहा है। भाई साहब, वो आपके प्रधानमंत्री है, थोड़ी अहमियत तो देनी चाहिए। फौजी फाउंडेशन भी आ गया, वो उसके बाद हुए भी आ गए, उसकी थोड़ी अहमियत तो दीजिए। आपके प्राइम मिनिस्टर है, अपने प्राइम मिनिस्टर को वैल्यू देना चाहिए। शमी साहब वर्सेस कर्नल दिनेश नैन। शमी साहब जी, सिन्हा सर मैं 1 सेकंड आ रहा हूँ। शमी साहब बोलिए। जी, शमी साहब बोलिए। शमी साहब बोलिए, नाराज मत होइए, बोलिए। आप यही तो चाहते हैं, इसीलिए इस पूरे बड़े सगीर में एक भी मुल्क आपका फेवर में नहीं रहा है यहाँ पर, इन हरकतों की वजह से। अब आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अब उसके बाद हुरों का जिक्र भी आ गया, फौजी फाउंडेशन का भी जिक्र आ गया। भाई कहाँ उसकी वो सियासी एक तकरीर, एक सियासी, एक जिसको पाकिस्तान में किसी ने, मुझे किसी बंदे ने आज सारा दिन किसी ने जिक्र नहीं किया कि यार वो तकरीर सुनी थी, क्या था उसके अंदर। बहरहाल चलें, अब आपके बाद अब मुझे ये नहीं समझ आती मैं जवाब किस चीज का दूं, क्योंकि इतनी सारी आ जाती हैं। अल्लाह मियाँ भी उसमें आ जाता है, फलाना भी आ जाता है। अब रह गया मसला जहां तक कि ये जो है फौजी फाउंडेशन, या जो एक साहब ने बात की कि फौजी जो या वो कारोबार है, वो पाकिस्तान की ब्लैक इकानमी है। यार आपको किस चीज का पता ही नहीं होता, ब्लैक इकानमी क्या होती है। ये फौजी फाउंडेशन, फौजी की जितनी टेक्सटाइल, इनकी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, इनकी फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, सुन ले फर्टिलाइजर की फैक्ट्रियां, ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को वेबसाइट जाएं, उसके ऊपर मौजूद है। नहीं शमी साहब, आपके फौजी कुछ भी चलाएं, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मुल्क को झूठ का वो मुल्क को झूठी मिठाई खिलाना कब बंद करेंगे? मैं सवाल इस बात को लेके पूछ रहा हूं। अब आपने इसका जवाब खुद ही दे दिया कि अपने प्रधानमंत्री को खुद ही सीरियसली नहीं लेते। कर्नल दिनेश नैन, शमी साहब मैं आ रहा हूं जल्दी से, मेरे पास टाइम कम है, मैं दिनेश नैन से जवाब ले रहा हूं। ये बात तो क्लियर हो गई कि ये प्रधानमंत्री को पाकिस्तान में कोई खुद सीरियसली नहीं लेता। कर्नल दिनेश नैन, कर्नल साहब जल्दी से, कर्नल साहब स्क्रीन पे विजुअल के साथ। ओके शमी जी, शांत, हौसला रखिए। आपने कह लिया, अब सुनने का हौसला रखिए। अब मैं बताता हूँ आपको ब्लैक इकोनॉमी कैसे है। आज भी पाकिस्तान के अंदर जो लग्जरी गाड़ियां है ना, उनकी सेल पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा है। ऐसा देश जिसके आवाम को खाने को ठीक से रोटी ना मिलती हो, वहां पे वो लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट आर्मी। आपकी जीडीपी का 1.7% वो रेवेन्यू बजट है उनका, उसमें पेंशन नहीं है, पेंशन और दूसरे बजट से लेते हैं। और रही बात जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है सामान खरीदने का, JF-17, JF-35 ये खरीद रहे हो आप, J-35 ये उसमें शामिल नहीं है।
और इसके बावजूद तो यार आपके जो J35 पॉलिटिशियन है वो कहते हैं हमारी दुगनी कर दो पे। 5 लाख 4 लाख रुपए महीना आपके पॉलिटिशियन ने बढ़ाए अपने। ये लोग हैं वो, ये है वो तबका तो सुनोगे जो पूरी ब्लैक इकोनॉमी को चला रहा है। आपने हुरों की इनमें से ही शमी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये आपको धेला नहीं देंगे, बोलते रहो, ये धेला भी नहीं देंगे, आप भूखे मरोगे आप। लेकिन जो आपकी जनता है, आपकी जनता भूखी मर रही है। ये है वो लोग। कर लो अल्लाह को नाम, अल्लाह को याद करो आप, कर लो अल्लाह को याद, ठीक रहेगा। सारे लोगों ने देख लिया। अभी याद है आपको, देखिए आप लोगों ने क्या किया मालूम, लोगों को ठगा है। आपकी पूरी इकोनॉमी सिर्फ कर्ज पे चलती है। वो याद आ रहा है मुझे, हामिद गुल ISI का जो चीफ था, हामिद गुल, क्या बोला हामिद गुल ने कभी, क्या बोला था, कहा कि हमने रूस को अमेरिका से हरवाया और पैसे बनाए। देखिए, पाकिस्तान के लोगों को ये हरवाया। कहना कि हम पैसे नाम, बनाए। पाकिस्तान के लोगों को, यानी प्रधानमंत्री का ये कहना, सिर्फ पाकिस्तान के आपको प्रधानमंत्री का, कहना है, शहबाज शरीफ का, कि नाम बदल लेंगे अगर जब तक इकोनॉमी पीछे नहीं करी भारत की, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी औकात प्रोपेगेंडा है। और नहीं ये है। पाकिस्तान के मेहमान भी मान रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के पैनलिस्ट ये स्वीकार कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ का यह बयान मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा बेइज्जती एक देश के प्रधानमंत्री की और क्या हो सकती है।